हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस प्यारे से लेक्चर में। तो दोस्तों आज के इस प्यारे से लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन के बारे में, जिसे आप हिंदी में परागण कहते हैं, जो कि आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक, तो इसमें हम डिटेल पढ़ने वाले हैं कि परागण क्या होता है, परागण कितने प्रकार के होते हैं, परागण कैसे होता है। ठीक, तो आप लेक्चर पूरा देखिएगा, लेक्चर को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बिना देर के हुए हम देखते हैं कि परागण क्या होता है। तो सबसे पहले आप इसमें से अगर आप देखेंगे तो परागण की परिभाषा, भैया परागण की परिभाषा लिखेंगे क्या होता है। जैसे परागण कैसे होता है, परागण जो होता है भैया, परागण में पाए जाते हैं परागकण। ठीक, तो परागकण जो होते हैं वही परागकण जो होते हैं परागकोश से निकलते हैं। मतलब परागकण कहाँ पाए जाते हैं, परागकण जहाँ पाए जाते हैं जो उसका घर होता है उसे हम परागकोश कहते हैं। और वही परागकोश से जब परागकण निकलते हैं तो वो वर्तिकाग्र तक जाते हैं, फीमेल बॉडी तक। मतलब जिसे आप जैसे ह्यूमन में कह सकते हैं कि स्पर्म जो होता है वो निकल के फीमेल के अंदर जाता है, तो उसी तरह से जो परागकण होते हैं वो परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में आप पॉलिनेशन कह सकते हैं। थोड़ा हिंदी बोलने में मुझे कोई दिक्कत हो सकती है तो आप थोड़ा इग्नोर कीजिएगा उसे। तो वही प्रोसेस, जो परागकण होते हैं उनको परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। ठीक, परागण जो होता है भैया पॉलिनेशन, ये आपका 2 टाइप्स का होता है। जो पहला होता है स्वपरागण होता है, दूसरा आपका परपरागण होता है। ठीक, तो स्वपरागण मतलब जिसे आप सेल्फ पॉलिनेशन इंग्लिश में ऑटोगैमी एक कहते हैं। दूसरा आपका परपरागण जिसे क्रॉस पॉलिनेशन एलोगैमी कहा जाता है। ठीक, तो परागण आपके कितने प्रकार के हो गए, आपसे पूछा जाए परागण के बारे में तो जैसे आपसे 2 नंबर का पूछा जाता है तो थोड़ा आप कम लिख सकते हैं, 4 नंबर का है, 5 नंबर का है तो थोड़ा ज़्यादा लिख सकते हैं। ठीक, तो उसी हिसाब से आप लिखेंगे। तो स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन जिसे ऑटोगैमी कहा जाता है, परपरागण जिसे क्रॉस पॉलिनेशन एलोगैमी भी कहा जाता है। ठीक, तो अब चलिए देखते हैं हम इसमें कि स्वपरागण क्या होता है। तो भैया स्वपरागण जो होता है जिसे आप क्या कहते हैं, ऑटोगैमी। ठीक, तो इसको अगर हम देखें तो स्वपरागण की परिभाषा सबसे पहले क्या होती है। तो भैया स्वपरागण क्या होता है, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए तो यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। ठीक, तो इसको आप कैसे आप समझेंगे भैया, जैसे मान लीजिए कोई परागकण है जो किसी एक फ्लावर के मतलब किसी एक ही पुष्प के मान लीजिए परागकोश से निकला और उसी के वर्तिकाग्र में पहुंच गया, और या फिर उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच गया, तो यह प्रक्रिया जो होती है भैया स्वपरागण कहलाती है। मतलब पौधा उसमें एक ही रहेगा। ठीक, एक ही पौधा दोनों में रहेगा, लेकिन ये भी हो सकता है किसी उसी पुष्प से निकले और उसी के वर्तिकाग्र में पहुंच जाए, और या फिर किसी पुष्प से निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंच जाए। मान लीजिए हवा चले, यहाँ पे इसके परागकोश से परागकण निकल के इसमें आ जाए। ये जो यहाँ पे बीच में ये इंसेक्ट दिखाई गई, इसको आप काट दीजिए। इसमें इंसेक्ट के थ्रू भी हो सकता है पर कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें माध्यम की हमें आवश्यकता नहीं होती है, ये ऑटोमेटिक हो जाता है जिसे ऑटोगैमी कहा जाता है। तो इस चीज़ का कोई ज़रूरी नहीं है होना, इसमें हमें मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है या अपने आप हो जाता है। ठीक, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि उसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकला और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में चला गया, या फिर उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में परागकण चला गया, तो यह हो गया स्वपरागण, जिसे भैया सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है, ऑटोगैमी। अब भैया हम देखते हैं कि स्वपरागण के लाभ क्या हैं। अब भैया स्वपरागण से लाभ क्या होता है, स्वपरागण से पादपों की शुद्ध वंशज चलता है। भैया जो इनका वंश होता है एकदम प्योर रहता है, मतलब कोई उसमें चेंजिंग नहीं होती है, और वो वंश जो होती है पीढ़ी दर पीढ़ी ये एकदम सेम पाए जाते हैं, उनका वंश अच्छे से चलता रहता है। और स्वपरागण में परागण के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। भैया इनके पास भी मतलब जो इनका परागकोश होता है, इनके पास खुद का परागकोश होता
होता है जिसमें खुद का परागकण पाए जाते हैं और वही उनके खुद के वर्तिकाग्र में चले जाते हैं। इसमें किसी दूसरे पुष्प से इन्हें परागकण नहीं लेना पड़ता है, ठीक। तो ये स्वपरागण के लिए किसी दूसरे पादप पर निर्भर नहीं करते हैं। इसमें पुष्पों को रंग, सुगंध एवं मधु उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब आप कहेंगे इसमें रंग, सुगंध और मधु का क्या काम है भैया? तो इसका यही काम है कि इसमें जो रंग, सुगंध और मधु जो होता है ये क्या करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है, ठीक। या मतलब इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे तितलियां आती हैं पुष्प से अट्रैक्ट होकर उसके मकरंद को चूसती हैं और उसके बाद वह उसके थ्रू पॉलिन जो परागकण होते हैं वो चिपक के किसी अन्य पुष्प तक पहुंच जाते हैं, तो इससे परागण आपका हो जाता है। तो ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए उसमें रंग और सुगंध, ये मधु, ये चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक। तो इसकी आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इसमें हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उसी तरह अगर आप देखेंगे इसमें अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है। अब भैया जब किसी माध्यम से परागण होता है तो उसमें हमें ढेर सारी वो ज़रूरत पड़ती है, ढेर सारे परागकण की आवश्यकता होती है कि कहीं ऐसा ना हो कुछ हवा में उड़ जाए इधर उधर, या पुष्प उसके किसी जानवर के पैर से चिपक के जाए, किसी पक्षी के पैर से, जैसे तितली के पैर से चिपक के जाए इंसेक्ट से, तो उसमें कुछ हो सकता है कुछ परागकण गिर जाएंगे, कुछ हवा में उड़ जाएंगे, तो कुछ ही पहुंच पाएंगे, तो उसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें उसी पुष्प से निकलकर उसी पुष्प में चले गए या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प में चले गए, तो इसमें हमें परागकण की आवश्यकता कम होती है, ठीक। तो ये इसके लाभ हो गए। अगर इसमें हानियाँ देखी जाए तो इसमें कुछ हानियाँ आती हैं दोस्तों, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक बीमारियाँ स्थानांतरित होती रहती हैं। अब भैया जैसे किसी एक पीढ़ी में कोई बीमारी हो गई है, जैसे कोई पौधा जो है वो बौना रह जा रहा है, किसी के फूल जो हैं छोटे हो रहे हैं, अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी फैलती जाएगी। हर पीढ़ी का जो उसका बच्चा होगा, जो उसके नए पादप होंगे, वो उसमें भी वो बीमारी मिलेगी, मतलब वो फैलती जाएगी, वो कभी कम नहीं हो सकती है। इसमें उत्पन्न बीज संख्या में कम होंगे, भार में हल्के होंगे तथा छोटे व कमज़ोर हो जाते हैं। बीज जो होते हैं उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं, जिससे नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो पाती है और उनकी वही पुरानी जाति, वही पुरानी पीढ़ी मतलब आगे चलती रहती है। तो ये हमारा हो गया भैया स्वपरागण। अब अगला टॉपिक है हमारा परपरागण, ठीक। तो बिना देर के हुए हम चलिए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं परपरागण क्या होता है। तो भैया परपरागण क्या होता है, इसकी परिभाषा सबसे पहले हम देखेंगे, इसके हानि देखेंगे, इसके लाभ देखेंगे, कितने प्रकार के होते हैं सब देखेंगे, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसकी परिभाषा। तो भैया जब इसमें परिभाषा आप देखेंगे तो परिभाषा क्या होता है, जब परागण मतलब जब पॉलिनेशन किसी सामान्य जाति के मतलब सेम ही स्पीसीज के प्लांट्स के बीच या डिफरेंट स्पीसीज के प्लांट्स के बीच कराया जाता है। जैसे कि जब परागण समान जाति के पौधों या अलग जाति के पौधों के बीच कराया जाता है तो उस परागण को आप क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। तो भैया जैसे मान लो कोई एक छोटा वाला पेड़ है और कोई एक बड़ा वाला पेड़ है, ये दोनों स्पीसीज अलग अलग है। जैसे आप आम देखे होंगे, अरे भाई कोई कहता है लंगड़ा आम, कोई कहता है दशहरी आम, कोई कहता है कलमी आम। तो परागण कैसे होता है, तो उसमें क्या किया जाता है, क्रॉस ही कराया जाता है, उनको क्रॉस करके एक नया स्पीसीज बनाया जाता है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो जब सेम या तो समान जाति के पौधों के बीच में करा जाए, जैसे आप मान लीजिए दशहरी आम आपका आता है तो दो दशहरी आम का पेड़ लेके उसके बीच क्रॉस करा दिया जाए, या फिर एक दशहरी ले लिया जाए, एक कपूरी आम ले लिया जाए, उसके बीच में क्रॉस करा दिया जाए अलग अलग के बीच में, तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है, ठीक। तो ये आप ऐसे आसानी से समझ सकते हैं, ठीक। इसमें पुष्प अलग अलग पौधों पर लगे होते हैं भैया। इसके जैसे एक पौधा ये हो गया, एक पौधा ये हो गया, मान लीजिए हमने इसके इस पौधे के इस फ्लावर के हमने परागण को यहाँ से उठाया, यहाँ से परागकण को उठाया और इसके इंसेक्ट के माध्यम से हमने इस पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकण को पहुँचाया। अब ये हम तो नहीं पहुँचा सकते हैं, देखिए अब ये चीज़ें डिपेंड करती हैं माध्यम पे, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, ये खुद से नहीं होती, इसीलिए तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए अब ये फ्लावर है, इस पे आई मान लीजिए तितली रानी आके बैठ गई भैया, तो तितली रानी आई और यहाँ पे बैठी, उनके पैरों में क्या चिपक गए, परागकण। अब तितली रानी यहाँ से कुछ देर बाद उड़ गई, अब इसका रस चूस ली, तो भाई भौरे का काम क्या होता है तितलियों का, इस पुष्प से उस पुष्प पर क्या करती हैं, बस अपने मधु के लिए ये
भटकती रहती हैं। ठीक, तो यहाँ से रस निकाली और इसके बाद चली गई दूसरे फ्लावर पे सॉरी। तो यहाँ से परागकण चिपक के उनके पैरों के माध्यम से दूसरे फ्लावर तक पहुँचे, तो वहाँ से उसके वर्तिकाग्र तक जाएंगे, बस इसका पॉलिनेशन हो जाएगा। तो यही होता है भैया परपरागण। और आप इसमें याद रखेंगे कि इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक, तो अब इसके बाद हम देखते हैं साधन के आधार पर परागकण कितने प्रकार का होता है। तो भैया सॉरी परागण, यार भाई थोड़ा सा हिंदी में मुझे दिक्कत हो जाती है, इसके लिए माफ़ करना। तो साधन के आधार पर पॉलिनेशन भैया 3 प्रकार का होता है। जैसे एनिमोफिली मतलब वायु परागण, और जंतु परागण जिसे जूफिली कहा जाता है, और जल परागण जिसे हाइड्रोफिली कहा जाता है। ठीक, मेन आपको 3 पढ़ना है। ठीक, तो इसमें से भैया वायु परागण क्या होता है, जिसे एनिमोफिली कहा जाता है, जंतु परागण जिसे जूफिली कहा जाता है, और जंतु परागण को भी भैया 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जंतु परागण जो होता है एक एंटोमोफिली जिसे कीट परागण कहा जाता है, एक पक्षी के द्वारा होता है जिसे क्या कहा जाता है कि ऑर्निथोफिली कहा जाता है। ठीक, तो ये आपका हो गया 2 प्रकार का। और उसके बाद जल परागण जिसे हाइड्रोफिली कहा जाता है। ठीक, तो अब सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि वायु परागण क्या होता है। ठीक, तो वायु परागण का अगर आप डिफिनीशन देखेंगे तो उसमें क्या होता है भैया, वह पुष्पों में वायु की सहायता से होने वाले परागण को वायु परागण कहते हैं, तथा इन पुष्पों को वायु परागित करते हैं, जैसे गेहूँ, जई, मक्का आदि इसका एग्जाम्पल है। अब आप इसको कैसे समझेंगे, जैसे हमने आपको अभी ऊपर दिखाया था, ये देखिए, जैसे यहाँ पे हमने 2 पौधा लिया था, इसके और इसके बीच में पॉलिनेशन कैसे हुआ भैया, इंसेक्ट के माध्यम से हुआ। ठीक, एक कीट के माध्यम से हुआ। लेकिन अगर यही चीज़ मान लीजिए खूब तेज आंधी आई, हवा चला, तो इसके परागकण उड़ के हवा के माध्यम से आए, इससे चिपक गए। तो भैया इससे चिपक गए तो ये किसके द्वारा हो गया परागकण, तो ये परागण हो गया भैया वायु के द्वारा। अगर यही परागण अगर देखो मनुष्य के द्वारा किसी के हाथ से निकाल कर लिया जाए, हम लोग अपने हाथ से यहाँ से परागकण उठाएं और यहाँ ले जाकर डाल दें, तो ये मनुष्य के द्वारा परागण हो गया। यही परागण जब हुआ कीट के द्वारा तो इसे कीट परागण कहा गया। यही जब वायु के द्वारा होगा तो वायु परागण कहा जाएगा। यही मान लीजिए कोई जलीय पौधा होता और जल के माध्यम से इसके परागण बहते हुए चले जाते इसके पुष्प तक, तो उसे जल परागण कहा जाता है। तो ये इसके बेसिस पर निर्भर करता है, ये माध्यम पर डिपेंड करता है कि कितने प्रकार के परागण हो सकते हैं। तो भैया हमने यहाँ पे बताया कि वायु परागण जो होता है, वायु परागण आपका जो होता है ये पुष्प में वायु की सहायता से होता है, और इन पुष्पों में वायु परागित करते हैं, इन पुष्पों को वायु परागित करते हैं। ठीक, इसका पॉलिनेट करने के लिए हमें एयर की आवश्यकता होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल भैया याद रखेंगे आप, गेहूँ, जई, मक्का आदि। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, पुष्प छोटे व आकर्षण रहित होते हैं। इसके पुष्प जो होते हैं आकर्षण छोटे होते हैं, आकर्षण रहित होते हैं। पादप जो होते हैं प्रायः एकलिंगी होते हैं भैया, और इसमें जो होते हैं परागकोश में अधिक मात्रा में परागकण पाए जाते हैं। इसमें परागकण जो होते हैं ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि भैया हवा चल रही है, हवा से ढेर सारे परागकण उड़ेंगे, कुछ रास्ते में गिर जाएंगे, कुछ ही पहुंच पाएंगे ना। अगर कीट ले जा रही है तो सब थोड़ी चला जाएगा, उसमें से कुछ ही जा पाएगा। तो इसलिए इसमें परागकण की ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो परागकण छोटे व शुष्क व हल्के होते हैं। ठीक, तो भैया परागकण छोटे क्यों होते हैं, अब भैया इंसेक्ट बहुत बड़ा सा परागकण तो लेके जा नहीं पाएगी। 250 ग्राम का परागकण हो तो इंसेक्ट उठा के ले जा पाएगी, हवा से उड़ के वो जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। वो बहुत ही छोटे होंगे, बहुत ही हल्के होंगे, तभी तो वो हवा के द्वारा उड़ के जा पाएंगे, तभी तो उसे कीट ले जा पाएंगे, इंसेक्ट ले जा पाएगी। तो इसलिए वो हल्के होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक, तो ये इसकी विशेषताएं होती हैं। अब इसके बाद भैया जो आपका बचता है जंतु परागण, जिसमें आपका आ जाता है एंटोमोफिली और ऑर्निथोफिली। तो भैया जंतु परागण जो होता है, पुष्पों में जंतुओं की सहायता से होने वाले परागण को हम जंतु परागण कहते हैं। ठीक, इसमें कीट, पक्षी, चमगादड़, हाथी, मनुष्य आदि सहायता करते हैं। भैया जंतु परागण मतलब जैसे जंतु इसमें सहायता करते हैं, जंतुओं के द्वारा होता है। ठीक, बाह्य माध्यम जंतु होते हैं इसमें, तो इसे हम जंतु परागण कहते हैं। अब जंतु परागण भैया कई चीज़ों के द्वारा होता है, जैसे कीट के द्वारा, पक्षी के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा। तो चलिए हम एक एक को पढ़ते हैं, जिसमें मेन हम 2 पढ़ने वाले हैं, कीट परागण और पक्षी परागण के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कीट परागण क्या होता है।
तो कीट परागण भैया क्या होता है, जिस तरह से जंतु परागण में जंतु सहायता करते हैं उसी प्रकार से कीटों की सहायता से होने वाले परागण को भैया हम कीट परागण कहते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं भैया, इसमें मधुमक्खी, मक्खी, तितली आदि की सहायता से ये परागण होता है। कहने का मतलब यही है कि इसमें बाह्य माध्यम जो होता है भैया, ये सभी मधुमक्खी, मक्खी, तितली आदि होते हैं। अब इनके द्वारा भैया कीट परागण कैसे होता है, जैसे मधुमक्खी आई, तितली रानी आई, किसी पुष्प पर बैठी और उस पुष्प से परागकण निकलकर उनके शरीर पर चिपक गए और जैसे वो उस पुष्प का रस चूस लेंगी भाई, वो दूसरे पुष्प पर जाएंगी। तो जैसे दूसरे पुष्प पर जाएगी, परागकण चिपक के उनके शरीर से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएंगे, जिससे निषेचन की क्रिया संपन्न होगी और इसके द्वारा परागण हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि कीट परागण की विशेषताएं क्या होती हैं। अब भाई कीट परागण की विशेषता में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। इसमें भैया सबसे पहला पॉइंट क्या है कि पुष्प जो हैं प्रायः आकार में बड़े होते हैं। अब आकार में बड़े होंगे तभी भैया क्या होगा कि वो पुष्प पर आकर तितली बैठ पाएगी। छोटा सा पुष्प होगा तो उस पर कैसे बैठ पाएगी। कीट को आकर्षित करने के लिए पुष्प में रंग होना चाहिए भैया, सुगंध होना चाहिए, उसमें मकरंद होना चाहिए जिसके लिए वह उस पर आए। ठीक, और परागकण संख्या में कम तथा चिपचिपे होते हैं। अब इन फूलों की विशेषता में एक विशेषता है कि परागकण जो होते हैं भैया इसके चिपचिपे होते हैं, जो कि तितली के शरीर से चिपक जाते हैं, तभी वो दूसरे पुष्प तक पहुंच पाते हैं। और परागकण जो होते हैं भार में हल्के होने चाहिए भैया, हाई वेट का होगा तो कैसे वो तितली ले जा पाएगी उसको, तो इसीलिए वेट जो होता है इनका कम होता है। तो चलिए अब हम दूसरा देखते हैं पक्षी परागण क्या होता है। ठीक, तो भैया पक्षी परागण में वह प्रक्रिया जिसमें पक्षी परागकण को एक पुष्प के परागकोश से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित करते हैं। भैया क्या होता है, जैसे कि आपको हमने बताया कि जंतु परागण में जंतुओं के द्वारा परागकण को एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक ले जाया जाता है, उसी तरह कीट परागण में भैया कीट की सहायता से परागकण को एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक ले जाया जाता है। उसी तरह आपका जो पक्षी परागण है भैया, पक्षियों के द्वारा भी परागकण को एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक ले जाया जाता है और यही प्रक्रिया जो होती है भैया आपकी पक्षी परागण कहलाती है, जिसे ऑर्निथोफिली कहा जाता है। ठीक, तो भैया पक्षी जो होते हैं अपने भोजन की तलाश में भैया ये मकरंद के लिए अलग अलग पुष्पों पर जाते रहते हैं। इस दौरान जो होते हैं परागकण जो होते हैं उनके शरीर से चिपक कर अलग पुष्प पर चले जाते हैं, जिससे परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब भैया आप कहेंगे कि पक्षी परागण की विशेषता क्या होती है। पक्षी परागण की भी विशेषता होती है, ये पुष्प अक्सर बड़े, चमकीले व लाल रंग के होते हैं। ठीक, इनमें भैया अगर पुष्प बड़े होंगे तभी तो पक्षी आकर उस पर बैठ पाएंगे, चमकीले होने चाहिए, थोड़ा लाल रंग के। इसमें मैंने लाल रंग लिखा है, पीले भी हो सकते हैं भाई, सफ़ेद भी हो सकते हैं, ठीक, गुलाबी भी हो सकते हैं। तो पुष्प के रंग अलग अलग हो सकते हैं, मतलब रंगीन पुष्प होने चाहिए। ठीक, और इनमें पुष्प में रस मतलब नेक्टर बड़ी मात्रा में होना चाहिए भाई, रस होगा तभी पक्षी आएंगे उस पर और उसको चूस कर वो चले जाएंगे। पक्षी परागण जैव विविधता बनाए रखने में भैया ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैव विविधता भैया जीवों में विविधता लाने के लिए, भिन्नता लाने के लिए पक्षी परागण जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इन्हीं की सहायता से भैया जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो ज़रूर वो अपने पेरेंट से, अपने माता पिता से डिफरेंट होंगे। अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा, स्वपरागण होगा, तो उसमें जो होंगे लगभग उसमें कोई भिन्नता नहीं दिखती है। लेकिन जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है अलग अलग जाति के पौधों के बीच, तो ज़रूर उसमें भिन्नता देखने को मिलती है। ठीक, तो ये पौधों में यह पौधों में परागण में मदद करता है, जिससे फल और बीज का निर्माण होता है। अब ये क्या होते हैं भैया, जो पक्षी होते हैं, पक्षी परागण जो होता है यह परागण के लिए मदद करता है, जिससे फल और बीज का निर्माण होता है। तो ये चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने 5 मिनट में आपको चीज़ों को समझाया अच्छे से, जिसमें हमने जंतु परागण में आपको कीट परागण, पक्षी परागण दोनों बता दिया है, जो बताना बहुत ही मुश्किल है, 5 मिनट का टॉपिक नहीं है, पर हमने सबसे आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। मेरा थोड़ा गला
ख़राब है, तबीयत ख़राब होने की वजह से बोलने में दिक्कत हो रही है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि 6 मिनट में 5 मिनट में जो भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको सब चीज़ समझ में आई होगी। और बहुत मेहनत से कंटेंट लिखना पड़ता है भाई, तो एक कमेंट आप ज़रूर करके जाना, अपना रिस्पॉन्स ज़रूर देना अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो देखिए कि भैया जल परागण जो होता है यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें परागकण जो होते हैं भैया जल के माध्यम से एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं भाई। तो इसमें क्या होता है कि माध्यम जो आपका बाह्य माध्यम होता है, आपको हमने पर परागण की परिभाषा बताते समय ही बताया था कि पर परागण जो होता है इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है, जो कि यहाँ पे जल है आपका। और बाह्य माध्यम आपका जल हो गया, जिसकी सहायता से जो होते हैं परागकण एक एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। ठीक, तो जल परागण यह कहलाता है, यह चीज़ जो होता है जल परागण कहलाता है। यह मुख्य रूप से भैया जलीय पौधों में होता है। अब जल परागण भैया अब ज़मीन पे जो पौधे पाए जा रहे हैं उसमें थोड़ी होगा, पानी उसमें परागकण को कैसे ले जाएगा भैया। जो जल में पाए जाते हैं उन्हीं पौधों में जल परागण होता है। ठीक, जल के माध्यम से परागकण जो होते हैं बहते हुए जाते हैं और किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंच जाते हैं। ठीक, जैसे इसके उदाहरण हो गए बैलिस नेरिया प्लांट में पाया जाता है, हाइड्रिला में पाया जाता है, ये सभी जलीय पौधे हैं। इन सभी में ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अगर आप देखना भी चाहते हैं तो यूट्यूब से बहुत सारी क्लिप्स आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी एनिमेटेड वीडियो आपको मिलेंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे होता है जल परागण। बाकी इसमें तो हम भाई हमारा डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हम आपको दिखा दें कि कैसे क्या होता है, बाकी आप इतना समझ लीजिए। ठीक, तो ये आपकी विशेषताओं में अब देख लेते हैं भैया इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसकी विशेषताएं जो होती हैं भैया, पुष्प जो होते हैं छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं, मकरंदहीन होते हैं। अब कहने का मतलब क्या है भैया, पुष्प छोटे क्यों होते हैं, इसमें पुष्प बड़ा होने का कोई ज़रूरत ही नहीं है भैया। वहाँ पक्षी परागण होता था, कीट परागण होता था, तो उनको बैठने के लिए पुष्प जो थे वो बड़े होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे और उनको अट्रैक्ट करने के लिए उसमें रंग की ज़रूरत होती थी, उसमें सुगंध की ज़रूरत होती थी, उसमें मकरंद की ज़रूरत होती। लेकिन यहाँ पे ना तो पुष्प के बड़े होने की ज़रूरत है, ना यहाँ पे रंग की ज़रूरत है, ना यहाँ सुगंध की ज़रूरत है, ना यहाँ मकरंद की ज़रूरत है। तो यहाँ पे पुष्प छोटे, रंगहीन, गंधहीन व मकरंदहीन होते हैं। ठीक, पुष्प प्रायः एक लिंगी होते हैं भैया, इसमें यूनिसेक्सुअल जो होते हैं प्लांट जो होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए परागकण जो होते हैं भैया हल्के होते हैं भैया, हल्के होंगे तभी वो वाटर करंट के द्वारा मतलब पानी के बहाव के द्वारा वो बह पाएंगे। ठीक, पानी से तभी बहते हुए जाएंगे। अब भैया बड़ा सा परागकण 250 ग्राम का ले लोगे तो वो तो डूब जाएगा पानी के अंदर, तो वो नहीं बह पाएगा। ठीक, तो वही हल्के होते हैं जिसके कारण जल में तैरते रहते हैं। ठीक, तो ये 3 इसकी विशेषताएं हो गई। और इसके बाद जल परागण का ये परिभाषा हो गया, ये उदाहरण हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया स्वपरागण और पर परागण के लाभ और हानि। ठीक, तो भैया इसमें हम पर परागण के लाभ और पर परागण के हानि पढ़ने वाले हैं। इसमें स्वपरागण के लाभ हम आपको पढ़ा दिए थे जब हमने आपको स्वपरागण पढ़ाया था। ठीक, उसके लाभ और हानि हमने वहीं बता दिया था। इसमें हम पर परागण के लाभ और हानि के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो भैया एडवांटेज ऑफ जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आ जाता है आपका कि इससे बनने वाले फल जो होते हैं भैया बड़े एवं स्वादिष्ट होते हैं। पर परागण से भैया जो फल बनते हैं वो जो आकार में जो होते हैं भैया बड़े होते हैं और स्वादिष्ट होते हैं, तथा इनमें बीजों की संख्या जो होती है भैया कम होती है। इससे जो होते हैं उत्पन्न बीज भी जो होते हैं वो स्वस्थ होते हैं, अच्छी नस्ल वाले होते हैं कि अगर उन बीजों को जब उगाया जाएगा तो अच्छे नस्ल के पौधे फिर बनाएंगे। ठीक, पर परागण से पौधों में जो होता है भैया रोग अवरोधक जातियां तैयार की जा सकती हैं। जैसे भैया क्या होता है कि कोई भी प्लांट जो है उसमें कोई डिजीज हो गया है तो उसको उस डिजीज को ख़त्म करने के लिए उस डिजीज से लड़ने की कैपेसिटी उस प्लांट में कैसे पैदा की जाए, तो उसके लिए हमें क्रॉस पॉलिनेशन की आवश्यकता होती है और पर परागण के द्वारा ही उसमें वो क्षमता उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक, तो इसके बाद अगर हम देखें तो पर परागण से भैया पर परागण इसके द्वारा जो होता है पादपों की नई जातियां उत्पन्न होती हैं जिनमें नए गुणों का समावेश होता है। अब इससे नई
जात तो बनेगी ही भैया। जब अलग अलग जाति के पौधों का क्रॉस कराया जाएगा तो कोई ना कोई एक नई जाति बनेगी। जैसे कोई एक बौना पौधा ले लिया गया तो उस बौने से भैया जब उसका किसी टाल प्लांट से उसका क्रॉस करा दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं एक टाल प्लांट जो होगा उसमें बनेगा, तो उससे क्या होगा, एक नई जाति का पौधा बनेगा, उसमें नया गुण आ जाएगा। जो पौधा कभी बौना हुआ करता था वो अब जाके बड़ा हो जाएगा, जो कि आपको जेनेटिक्स में मेंडल वाले चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक, तो इसके बाद अगर हम देखते हैं भाइयों तो इससे पादपों में जो होता है हानिकारक गुणों का पृथक किया जा सकता है भाई। जैसे वही मैंने बताया ना कि कोई भी रोग है तो उससे उसको मुक्त किया जा सकता है, जो कि क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा ही हो सकता है। ठीक, तो ये सब इसके लाभ हो गए, इससे हमारे फायदे हो गए। अब इसके हम डिसएडवांटेजेस को देखते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है इसके। तो भैया पर परागण से जो हानियाँ होती हैं, सबसे पहली हानि उसकी हम देखेंगे कि यह बाह्य साधनों पर निर्भर करता है। भैया पर परागण को हमने बताया था कि यह बाह्य साधनों पर निर्भर करता है, जैसे वायु, जल, जंतु, इन सभी चीज़ों पर निर्भर करता है, जिससे समय पर परागण न होने तथा साधनों की अनुपस्थिति में अधिकांश पुष्प परागित नहीं हो पाते। भैया जब कोई चीज़ किसी पर डिपेंडेंट होगी तो अगर वह चीज़ उपस्थित नहीं होगा तो क्या होगा, परागण समय पे नहीं हो पाएगा। जब परागण समय पे नहीं हो पाएगा तो कुछ पुष्प जो होंगे वह परागित नहीं हो पाएंगे। ठीक, जैसे पैसे के लिए अभी आप अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट हैं, अगर आपके माँ बाप पैसे नहीं देंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। उसी तरह से पुष्प जो हैं वो डिपेंड होते हैं दूसरे पे परागण के लिए। तो भैया जब दूसरा कोई परागण नहीं करवाएगा तो कैसे परागण होगा, नहीं हो पाएगा। तो यही चीज़ है। अब इसमें पराग जो होता है, पर परागण के लिए दूसरे पुष्प पर निर्भर रहना पड़ता है भाई। और दूसरे पुष्प पे क्यों निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पर परागण में जो होता है भैया, परागकण जो होता है किसी न किसी दूसरे पुष्प से आता है, क्योंकि ये एक लिंगी होते हैं। इनमें जो होता है एक ही चीज़ होता है, या तो वो परागकोश पाया जाएगा या तो इनके पास वर्तिकाग्र पाया जाएगा। ठीक, तो अगला तीसरा हम देखते हैं भैया। तीसरा पॉइंट क्या है कि कीट जैसे कारक को आकर्षित करने के लिए पुष्प को बड़े, चटकीले रंग, सुगंध तथा मकरंद उत्पन्न करने में अत्यधिक ऊर्जा की हानि होती है। अब भैया क्या होता है, पर परागण में भैया माध्यम की आवश्यकता होती है, तो इसमें कीटों को, पक्षियों को आकर्षित करने के लिए रंग होना चाहिए, पुष्प में सुगंध होना चाहिए, मकरंद होना चाहिए। तो जब पुष्प इन सभी चीज़ों को उत्पन्न करेगा तो उसमें उसकी ऊर्जा की हानि होगी, उसकी एनर्जी का लॉस होगा, तो इससे उसका नुकसान होता है। ठीक, उसके ग्रोथ में भी ये कहीं ना कहीं इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसमें अधिक परागकणों की हानि होती है, जबकि परागण के लिए केवल थोड़े ही परागकण की आवश्यकता होती है। अब इसका एक डिसएडवांटेज और हो गया भाई, क्या कि इसमें क्या होता है कि परागकणों की ज़्यादा हानि होती है, क्योंकि अब क्या होता है भाई, जब माध्यम के द्वारा कराना है, अब हवा से मान लो परागण कराना है, अब हवा में तो ढेर सारे परागकण उड़ के चले जाएंगे, लेकिन उसमें से ज़रूरत पुष्प को कितनी होती है, मान लो 1-2 परागकण की ज़रूरत है, अब उसमें 10-20 उड़ के चले जाएंगे हवा में, तो नुकसान नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे उसका नुकसान होता है, अधिकांश भाग जो होता है वो परागकण बनाने में चला जाता है। अब भैया पर परागित बीज जो होते हैं वो संकर हाइब्रिड होते हैं। अब जो पर परागण के द्वारा जो बीज बनते हैं भैया, वो हाइब्रिड बीज होते हैं। आपने हाइब्रिड बीज का नाम सुना होगा, वो पर परागित होते हैं, एक तरह से क्रॉस पॉलिनेटेड होते हैं। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भैया पर परागण के लाभ और हानि आपको समझ में आए होंगे। तो आज हम लोग स्वपरागण और पर परागण में अंतर देखने आए हैं। ठीक, तो बाकी और चीज़ें अगर नहीं आपको समझ में आई हैं तो वीडियो आप सर्च करके देख सकते हैं। कमलेश जी क्लासेस चैनल आप ओपन करेंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक, तो चलिए भाई हम देखते हैं कि स्वपरागण और पर परागण में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले भैया आपको पता होना चाहिए कि स्वपरागण क्या होता है, पर परागण क्या होता है। स्वपरागण क्या होता है भैया, इसमें जो होता है, अब सबसे पहला पॉइंट अगर देखेंगे तो इसमें एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। जब हमने आपको स्वपरागण पढ़ाया था तो हमने बताया था कि स्वपरागण की प्रक्रिया में भैया जो परागकण होते हैं एक ही पुष्प से निकलकर उसी पुष्प के
वर्तिकाग्र तक जाते हैं जिसे स्वपरागण कहा जाता है। और हमने उसी तरह पर परागण में आपको बताया था कि जो परागकण होते हैं किसी एक पुष्प से निकलकर दूसरे पुष्प तक पहुंचते हैं जिसे पर परागण कहा जाता है। अब वो दूसरा पुष्प उसी प्लांट का हो सकता है भाई, कि उसी प्लांट पर दो पुष्प लगे हैं मान लो, तो एक पुष्प से निकलकर दूसरे पर चला गया, या किसी दूसरे प्लांट का भी हो सकता है कि इस प्लांट के पुष्प से परागकण निकलकर उस प्लांट के पुष्प पर चले गए। ठीक, तो ये दोनों तरह से हो सकता है। ठीक, तो इसे पर परागण कहते हैं, जो कि हमने पहले भी बताया था। तो इसमें एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। अब इसमें भैया पुष्प जो होते हैं स्वपरागण में भैया जो होते हैं पुष्प जो होते हैं द्विलिंगी होते हैं। ठीक, मतलब बाईसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, क्योंकि उसमें दोनों लिंग जो होते हैं एक ही में पाए जाते हैं। तो उसी पुष्प से निकलते हैं, उसी पुष्प में भैया परागकोश भी पाया जाता है जिसमें परागकण पाए जाते हैं, और उसी पुष्प के अंदर वर्तिकाग्र भी होता है। तो उसी पुष्प के परागकोश से निकलकर जो परागकण होते हैं और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र के अंदर चले जाते हैं। तो परागकण जो होता है भैया वो स्वपरागण हो गया, उसमें उसको किसी की ज़रूरत होती ही नहीं है, वो अपने आप कर लेते हैं। उसी तरह भैया पर परागण में भैया क्या होता है, पुष्प एक लिंगी होते हैं, या तो उसमें मेल होगा या तो फीमेल होगा। तो अब इसमें दो पुष्प की हमें आवश्यकता होती है। ठीक, इसी तरह पुष्प जो होते हैं भैया इसमें पुष्प सुगंध व रंग रहित होते हैं। स्वपरागण में भैया चाहे सुगंध हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, रंग हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन पर परागण में भैया हमें माध्यम की आवश्यकता होती है, कीट की, मक्खी की, ये सभी जंतु की, तो माध्यम की आवश्यकता होती है। तो भैया कीटों को हमें अट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें मकरंद होना चाहिए भैया, पुष्प कलर वाले होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए, उसमें सुगंध होनी चाहिए। तो इसलिए पुष्प सुगंधित व रंगीन होते हैं पर परागण में। ठीक, और किसी बाह्य माध्यम की आवश्यकता हमें नहीं होती। देखिए लास्ट पॉइंट आपको मिल गया कि स्वपरागण में भैया अपने आप होता है, ये सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं, इसमें किसी दूसरे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो पर परागण होता है भैया इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, इसमें कीट के द्वारा, पक्षी के द्वारा, आदि जंतुओं के द्वारा ये परागण होता है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाई ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने जितना भी कम से कम शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ ही गई होंगी। अगर नहीं भी आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना डाउट बता सकते हैं, और इतना आप अगर लिखते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा अगर स्वपरागण पर परागण में अंतर लिखने को आता है। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बताएं, उनको भी पढ़ने में मदद करें। और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही एक प्यारे से वीडियो के साथ। तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन प्रेस कर देना। जैसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा, इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड करता रहूँगा, और बोर्ड परीक्षा की तैयारी आपकी अच्छे से चलती रहेगी। तो बाय बाय दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।